अभी शेड्यूल आई, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में, ये सारे शेड्यूल्स हैं, ये पर्टिकुलर्स हैं, किस शेड्यूल में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है। अब हम शेड्यूल वाइज चेंज डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन डिटेल जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, फॉर्म नंबर 10B में सेम है कि आपने कौन कौन से रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं। अगर आपने 12AB का तो 12AB का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपने 80G का ले रखा है तो 80G का आ जाएगा। वैसे सारे नहीं होते, 1023C वाले केस में ये होते हैं, 12A वाले में केस है। 13B का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी, सेक्शन 35 का मतलब रिसर्च एसोसिएशन, 80G 2B जो रिलीजियस पार्टी के जो रिलीजियस ट्रस्ट हैं जिनको अलग से बेनिफिट मिलता है, 80G 2B अदर देन 80G, ये सारे सेक्शन है। और जब हम देखेंगे तो फॉर्म नंबर 10AC में हमारे सारे सेक्शन वाइज हमें दिए होंगे किस सेक्शंस में हमने रजिस्ट्रेशन लिया, वहां लिखा होगा सारा। तो ये रजिस्ट्रेशन डिटेल हम फॉर्म नंबर 10AC से हम देख सकते हैं कि हमने किस सेक्शंस में लिया है और रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। और इसके बाद में वो सारी इंफॉर्मेशन है कि आपको डेट कब से है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, किस क्या आपका रजिस्ट्रेशन URN नंबर है, किस अथॉरिटी ने दिया हुआ है और कौन सी डेट से आपका है। 11(2) का सेम इशू है जो मैंने फॉर्म नंबर 10 फाइल किया हुआ है, उसकी पूरी डिटेल्स है। अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जो शेड्यूल फॉर्म नंबर 10B में है वो सेम शेड्यूल ही ITR 7 में है। तो मैंने पहले भी कहा था कि ITR 7 और फॉर्म 10B आपको साथ साथ बनाना पड़ेगा। पहले मेरी एडवाइस है कि पहले आप ITR 7 को भर लें। ITR 7 को भरने के बाद अपलोड ना करें, अपलोड तो नहीं हो सकता बिना उसके बाद जो आपका प्रिंट निकल रहा है उसके हिसाब से फिर आप अपने ऑडिट रिपोर्ट को देखें, या पहले ऑडिट रिपोर्ट भरेंगे तो उसको देखते हुए फिर ITR 7 भरेंगे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मोरल सेम है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट चाहता है कि जो आप ऑडिट बोर्ड में कर रहे हैं वो हमें सर्टिफाई करके दें, क्योंकि ITR को सर्टिफाई करता है SSC, ऑडिट बोर्ड को सर्टिफाई करता है ऑडिटर। तो उन्होंने उनकी इंटेंशन ये है कि जो आपने ऑडिट रिपोर्ट में सर्टिफाई किया हुआ है, चाहे वो ITR 7 में कैसे भी है, क्या चीज़ है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको पिक करके डिपार्टमेंट को देनी है। किसी भी तरह की जहाँ आपकी इनकम में लॉ का किसी ने कोई वायलेशन किया है, रजिस्ट्रेशन डिटेल है, ये सब आपको सर्टिफाई कर रहे हैं। और सर्टिफाई तब हम करते हैं जब आप अपने पास में सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी इसमें है, तो आपके लिए सोर्सेज डॉक्यूमेंट होना जरूरी है जिससे आप इंफॉर्मेशन, जिससे आप अमाउंट को क्वांटिफाई कर सकते। अब मैंने अब जैसे 11(2) की डिटेल है, ये मैं तभी भर सकता हूं जब मेरे पास में लास्ट ईयर की भी डिटेल्स होगी। फॉर्म नंबर 10 आपने कब कब फाइल किया हुआ है, लास्ट 5 ईयर का कम से। तो ज्यादातर हम लोग प्राइवेट सॉफ्टवेयर में काम करते हैं और प्राइवेट सॉफ्टवेयर में ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड होती है। फिर भी एक बार को हम फॉर्म नंबर 10 इस केस में हम देख लें, जैसे जैसे ईयर और एक्यूमुलेशन, अमाउंट एक्यूमुलेशन ईयर ऑफ द इन द ईयर ऑफ द एक्यूमुलेशन, पर्पस, charitable, balance, amount taxation earlier year, balance available, in amount applied other than objective, amount credited or paid to 12AB, balance available, amount spent 11/5, ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन हमें पूरी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें गलती हो गई तो गलती का मतलब 30% का टैक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा, आपकी इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी। क्योंकि ये ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है, ज्यादातर इन्होंने लिंक कर दिया है आपस में शेड्यूल को। 11(3), अब जैसे मैंने कहा 18, 19, 20 जैसे 5 साल के लिए है, तो 5वें साल में जैसे ही आपने खर्च नहीं किया, यहाँ भी आ गया कि कौन कौन से साल का था, कौन कौन से साल का आपका एक्यूमुलेशन है, कितना टैक्स हुआ। जैसे ही 5वें साल में आएगा वो अपने आप ऑटोमेटिक लिंक कर देगा 115 VBI से कि आपका इतना अमाउंट अनस्पेंड बच रहा है, कितना टैक्स आपने दिया हुआ है लास्ट। कहीं ना कहीं ये पूरा
पिछले 5 साल का इन्होंने मान लिया कि 11(3) में आपने कितना टैक्स दिया, किस साल में आपका पैसा खर्च नहीं हुआ, पिछले 500 सालों का, उसमें डिटेल ले ली। डीम्ड एप्लीकेशन वही फॉर्म नंबर 9A की बात है, वो सेम पैटर्न है। ये भी फॉर्म नंबर 9A की पूरी डिटेल मांग ली 11(1) में। तो इसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन के लिए 5 साल की रिटर्न अल्टीमेटली चाहिए होगी कि 5 साल, पिछले 5 साल में 11(2) या 11(1) क्लॉज 2 का किसी भी तरह का कोई टैक्स तो नहीं लगा है, तो आपको यहाँ भरना है, क्योंकि एक इनकम पर यदि एक बार टैक्स लग गया तो उस पर दोबारा नहीं लगेगा, और आपने अगर टैक्स नहीं भरा तो फिर वो दोबारा टैक्स लगा देगा। तो इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल होनी चाहिए। अब डिटेल ऑफ कॉर्पस, अनयूटिलाइज्ड, रिसीव, अप्लाइड, ये सब इंफॉर्मेशन। लोन की सेमी है जो 10B में थी। अब एक इन्होंने ये दिया हुआ इसमें, ये मैं बात करूं आइटर 7 की, कि आपका जो कॉर्पस फंड बैलेंस शीट में आ रहा है और जो आपका कॉर्पस फंड शेड्यूल जे का A1 में आ रहा है, उसका आपको पूरे को रिकंसाइल करना है। क्लोजिंग बैलेंस एज पर शेड्यूल जे कॉर्पस। अब अगर सपोज मेरी एक्यूमुलेशन फिगर कॉर्पस की यहाँ आ रही है, तो वो मेरी असेट साइड से भी मैच करेगी। परचेज आपका कितने का है, डेप्रिसिएशन कितने का है, अदर्स कितने का, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉर्पस एज पर द बैलेंस शीट, आपको रिकंसिलेशन बनाना है। क्योंकि पहले वाले जो शेड्यूल में था जे का A1 में, उसने अनयूटिलाइज की अमाउंट मांगा है, तो जो यूटिलाइज हो गया है वो यहाँ मांगा। जो आपने कॉर्पस यूटिलाइज कर लिया, फिक्स एसेट खरीद ली, क्या कर लिया, उसका यहाँ पर उन्होंने डिटेल। तो ये रिकंसिलेशन पूरा बना के आपको देना है, और ये अपने लिए बड़ा टफ होगा। प्रॉब्लम क्या है, सपोज मैंने 10 साल 15 साल पहले कोई कॉर्पस लिया, उस कॉर्पस की मैंने फिक्स एसेट खरीद ली, और उस फिक्स एसेट पे मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया, WDV, लेकिन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो फिगर आ रही है वो WDV आ रही है, और जो मेरा कॉर्पस आ रहा है वो इनिशियल अमाउंट आ रहा है। वैसे तो उस अमाउंट पे मैंने कितने का खरीदा, कितने का डेप्रिसिएशन लगा, तो ये मेरे पास डिटेल यहाँ दे रहा है। अब डेप्रिसिएशन की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी फिगर मेरे पास है नहीं। पिछले 10 साल का मैं रिकॉर्ड कहाँ से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, तो ये इस बार ये वाले शेड्यूल भरने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अब आपको नहीं मिलती है तो अदर्स में डाल के आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये जब तक मैच नहीं करेगा आपकी GSON फाइल नहीं बनेगी। बेसिकली यार गवर्नमेंट चाह रही है एक बार को वो डाटा पूरा इकट्ठा हो जाए, तो अगर नहीं होती है तो अदर्स में डाल के आप कर सकते हैं, तो कहीं किसी तरह का कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन रिकंसाइल टैलीड होना चाहिए पूरा पूरा। ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, पूरी डिटेल्स है। whether the register 29A representation act, if yes, registration number, date of registration number, इलेक्शन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड डेट है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है, ऑडिट हुई है, किस डेट में आपने ऑडिट रिपोर्ट फर्निश की है, ऑडिटर कौन है, मेंबरशिप नंबर, नेम ऑफ ऑडिटर, प्रोप्राइटरशिप, पैन नंबर, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। वेदर द रिपोर्ट ऑफ 13 फाइनेंशियल हैज बीन सबमिटेड। इसमें क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन को भी एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है बिफोर द फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न, ये उसकी डिटेल है। वेदर एनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फॉर एनी पर्सन एक्सेस द 20,000, अगर 20,000 से ज्यादा का आपने अगर वो लिया हुआ है डोनेशन, तो उसकी डिटेल अलग से देनी पड़ती है। If yes, record of the each voluntary contribution other than contribution by electoral bond in excess of 20,000, इसकी डिटेल जाती है, आपने मेंटेन है नहीं है। Any donation to 1,000 rupees was received in otherwise, अगर 2,000 से ज्यादा कैश में आपने डोनेशन लिया हो तो उसकी डिटेल। Which furnish the following information, total voluntary contribution, date of furnishing audit report, ये सब इंफॉर्मेशन आपको पॉलिटिकल पार्टी के केस में देनी है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, पेन नंबर, कंट्रीब्यूशन, ये सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ये इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए है। अब आ गया शेड्यूल्स का शेड्यूल BC इन्होंने अब चेंज कर दिया है।
शेड्यूल बीसी का मतलब है कि आपको डोनेशन की डिटेल देनी है, और डोनेशन कितने तरह के होते हैं? लगभग 4 तरह के। पहला वॉलंटरी डोनेशन, दूसरा कॉर्पस डोनेशन, तीसरा सीएसआर, चौथा ग्रांट्स। अब ये चारों की चारी आपको डोमेस्टिक भी हो सकती हैं, चारों के चारों आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इन्होंने दो भाग में डिवाइड कर दिया, डोमेस्टिक और फॉरेन कंट्रीब्यूशन। डोमेस्टिक में आपका कॉर्पस हो गया, आपकी गवर्नमेंट ग्रांट हो गई, आपका सीएसआर हो गया, और अदर डोनेशन, कॉर्पस और नॉन कॉर्पस, अदर देन कॉर्पस। ऐसी एफसीआरए में कॉर्पस, नॉन कॉर्पस और फिर अन्य नियमस। तो पूरा आपका शेड्यूल बीसी आपका मैच करता है, और इस शेड्यूल बीसी की आपको फिर रिकंसिलिएशन बनानी है फॉर्म नंबर 10BD से, जो आपकी ऑडिट है। अब आपका आ गया शेड्यूल एआई, रिसीव फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्टिव। यहाँ आपको कंसोलिडेट फिगर देनी है, इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव, रेंट, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, एग्रीकल्चर इनकम। ये लास्ट ईयर भी था, सेम उसी पैटर्न पर है, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। पहले क्या था, दो शेड्यूल थे, शेड्यूल ईसी और शेड्यूल ईआर। अब उन्होंने दोनों शेड्यूल को कंबाइन कर दिया है। शेड्यूल ईसी की फिगर आपकी इस वाले कॉलम में आ गई रेवेन्यू में, और शेड्यूल ईआर की आपकी कैपिटल वाले कॉलम। दोनों का टोटल करके ये आपकी एप्लीकेशन ऑफ फंड आ गया एज पर योर ऑब्जेक्ट। आपने करंट ईयर में कोई असेट खरीदी है जो 11(1)A में आती है, वो यहाँ पे, और वो शेड्यूल आप पीछे देखा आपने 10B में वहां दिया, वो वहां से लिंक कर दिया। ये इंफॉर्मेशन है आपकी सारी। आपने आप जो कॉर्पस फंड लिया हुआ, डोनेशन टू द अदर, अप्रूव द इनकम टैक्स टू द कॉर्पस 11(2), ये सब भी डिटेल आपको देनी है। पार्ट सी, आपको जो आपने जो खर्चा किया हुआ है उसका फंड फ्लो में से दो पैसा कहाँ से आया, ये पहले भी था, कहीं कोई ऐसा इशू नहीं है, वो सेम चीजें हैं, काफी सेम है, काफी चेंज। ये सारे सेम शेड्यूल्स हैं जो पिछली बार भी थे, क्योंकि अब इन्होंने सेक्शन वाइज एक स्पेस दिया हुआ ITR 7 में। यदि आपका एनपीओ इस वाले सेक्शन में कवर करता है 1021 डीएस सारे में, तो आपको केवल यही वाले शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल एआई में नहीं डालना, केवल यही आपको टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर और केवल आपको यही ही डालनी है, और कहीं नहीं डालनी। ये अपना इनकम एक्सपेंडिचर I2 इस हिसाब से डालना है आपको, I3, I4। यदि मेरा सपोज कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, और मेरे पास में ना तो 12AA है ना 1023C 6 और 6A है, तो लॉ ये कहता है कि इस तरह के इंस्टीट्यूट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रजिस्ट्रेशन अप्रूवल नहीं है, और आपके मेडिकल और प्योरली मेडिकल प्योरली एजुकेशन में है, तो आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड छूट ले सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। उनकी रिटर्न I4 में कॉलम में फाइल होगी। उसमें बस आपको क्या डालना है, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन है मेडिकल, एड्रेस कहाँ पर हो रहा है, टोटल रिसीप्ट आपकी कितनी है, गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है, अमाउंट अप्लाइड कितना करा है, और बैलेंस एक्यूमुलेशन कितना है। इसमें किसी भी तरह की ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत नहीं है, ना मैंडेटरी है, ना होती है। ना तो फॉर्म नंबर 10B फाइल होगा, ना फॉर्म नंबर 10B भी फाइल। ये शेड्यूल्स हैं आपके। ये जब आपका 115 TD लग जाएगा तो अपना आप ही ले लेगा। एग्रीगेट मार्केट वैल्यू, जैसे मैंने कहा, असेट जितनी भी आपकी आ रही है असेट साइड में, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लगेगी। आपकी जो लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी या अनसिक्योर्ड लोन, वो उसमें से लेस हो जाएंगे। आपकी नेट वैल्यू आ गई। FMB डायरेक्टली एक्वायर्ड आउट ऑफ द इनकम हो गया 1112। फेयर मार्केट वैल्यू लाइबिलिटीज एवर 4 एक्रेडिटेड इनकम आपकी हो गई
इस पर 115 TD में टैक्स लग गया 30%, इस पर कोई इंटरेस्ट पे होती है स्पेसिफाइड डेट, क्योंकि लॉ के हिसाब से अगर किसी तरह का वॉल्यूशन किया हुआ है तो उसकी टाइम लिमिट 30 डेज की है। 30 डेज के बाद 115 TD लागू हो जाएगा और उस दिन से पर आपको इंटरेस्ट वगैरह की सारे प्रोविजंस हो जाएंगे। 115 BBI सारे शेड्यूल ऑलरेडी 10B में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। आउटसाइड इंडिया यदि आपकी कोई इनकम है तो TT ट्रेडिंग के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से टैक्स रिलीफ मिलता है, तो ये वो डिटेल है जी। ITR 7 का मैंने पूरा जो चेंजेस थे करंट